रूह के साथ हुई ऑफिस वाली तकरार के बाद अर्नव घर वापस आ जाता है। वैसे भी अब तक रात हो चुकी थी। उसकी कार आके घर के बाहर रुकती है। गार्ड्स उसके लिए डोर ओपन करते हैं। अर्नव अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अंदर जाता है तो उसे हाल में ही किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। अर्नव उस आवाज़ को अच्छे से जानता था। वो तेज कदमों से लिविंग एरिया की तरफ जाता है और सनी साथ बैठे इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना आने के लिए। फिर अपनी ये मनहूस शक्ल लेके यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अर्नव की बात सुन के कुमकुम उसको घूर के देखती है और बोलती है, अर्नव ये क्या तरीका हुआ घर आए मेहमानों से बात करने का? यही मैनर्स सीखे हैं तुमने? और वैसे भी ये तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुन के अर्नव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इतनी ही इंटेंसिटी के सारी उस इंसान को घूरता रहता है और बोलता है, मॉम ये इंसान मुझे मेरे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके जैसे फ्लर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीछे से सिड और अमन हंसते हुए आते हैं और अर्नव के अगल बगल खड़े होकर उसके कंधे पे हाथ रखते हो बोलते हैं, मॉम आपका लाडला पता है क्यों नहीं चाहता है कि ये यहाँ रहे? अर्नव उन दोनों को घूर के देखता है, लेकिन उनको कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वह दोनों हंसते हुए ही अंदर जाते हैं और उस इंसान के साथ बैठ जाते हैं और फिर जोर से हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि वो क्या है ना मॉम, द ग्रेट सौर मित्तल ने आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा फ्लर्ट करने में। वो उसके साथ इतना चिपका रहता था कि पूरे कॉलेज को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कमेंटेड हैं। और एक बात तो प्रोफेसर ने आपके लाडले को भी समझाया था। उन्हें बोला था, अर्नव तुम इतने इंटेलिजेंट हो, अच्छे खासे दिखते हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की हाँ बोल देगी। फिर तुम एक लड़के के पीछे क्यों पागल हो? बेटा खुद को कंट्रोल करो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम में कोई कमी हो, इस वजह से तुम 100 पे लट्टू हो? ये बात सुन के वहाँ बैठे सब के सब लोग पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। तो वहीं सौर्य मुस्कुराते हुए अर्नव को एक आंख मार देता है। अर्नव उसकी हरकत से और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और पैर पकड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसके जाते ही सब लोग एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। सौर मित्तल माँ का लाडला, देखने में एकदम चिकना, पिता नहीं है, अर्नव के साथ यूएस में पढ़ता था, हार्ट सर्जन है, एक नंबर का फ्लर्ट, खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी हैं, बाकी बातें साथ ही पता चल जाएंगी। कुमकुम सौर को डिनर के लिए बोलती है और शौर्य भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग एरिया में थे। अर्नव तो सौर को घूर के देख रहा था। वो डिनर को वैसे कर रहा था मानो खाना नहीं सौर को चबा रहा हो। बाकी सारे मर्दों के भी यही हाल थे। सबको चिढ़ मची हुई थी क्योंकि सौर्य उनकी प्यारी प्यारी बीवियों को भी नहीं छोड़ रहा था। सब लोग घूर घूर के उसको देख रहे थे मानो अभी के अभी उसको सूली पर ही लटका देंगे। लेकिन सौर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन सब की दुखती रग तो उसके कंट्रोल में ही थी। सौर कभी कुमकुम की तारीफ करता तो कभी प्रिया की, तो कभी मानवी की, तो कभी छाया की। और लड़कियों को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ ही चाहिए होती है। उतने में ही वो खुश हो जाती हैं। दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, बीबी के सामने तो उसकी ही फटती है।
बेचारे लड़के ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही हजम कर पा रहे थे। सौर खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, आंटी खाना तो एकदम लाजवाब बना है, मन तो कर रहा है कि सेब के हाथों को ही चूम लूं। शौर की बात सुन के अक्षत और कबीर की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि खाना कुमकुम और छाया ने बनाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर शौर को अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं और अपनी अपनी वालियों को देख के बोलते हैं, अगर आज के बाद कभी भी तुमने खाना बनाया तो इन सेब के हाथों को हम अपने हाथों से अलग करेंगे। उनकी बात सुन के शौर के गले में ही खाना अटक जाता है और बेचारा सेब किचन में खड़ा यही सोच रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है। उसका तो मन कर रहा होगा कि शौर को प्रेशर कुकर में डालकर उसकी ही सीटी बजा दे। वहीं छाया और कुमकुम उनकी बात सुन के ना में अपना सिर हिला देती हैं और शौर को पानी देने लगते हैं कि अच्छी कुमकुम का, और कभी छाया का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उनको गोद में बैठाकर रूम में ले जाते हुए बोलते हैं, डिनर रूम में भिजवा देना। शौर बेचारा मुंह लटका लेता है, लेकिन अभी भी दो ऑप्शन बाकी थे। वो अपनी नज़र इधर उधर करता है, लेकिन उससे पहले ही मिहिर और राज अपनी अपनी वालियों को उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। थोड़ी देर में शौर भी वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो कुछ दिन पहले ही इंडिया शिफ्ट हुआ था अपनी माँ के साथ, लेकिन काम में बिजी रहने के चक्कर में वो यहाँ पर आ नहीं पा रहा था सबसे मिलने के लिए। और आज भी वो सबको अपनी मॉम के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया हुआ था। वहीं दूसरी ओर रूह जैसे ही घर पहुंचती है, उसे अरुण और निया हॉल में ही दिखाई देते हैं, जो किसी बात पे बहस कर रहे थे। रूह अर्णव की बातों से पहले से ही परेशान थी। उनकी लड़ाई से और गुस्से में आ जाती है और गुस्से से चीखते हुए बोलती है, दोनों के दोनों चुप हो जाइए आप। अगर अब ये भी वर्ड निकला तो अभी के अभी उठा के घर के बाहर फेंकवा दूंगी। उसकी इतनी खतरनाक धमकी को सुन के उन दोनों के ही मुंह पे ताले लग जाते हैं। दोनों अच्छे बच्चों की तरह मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनको ऐसी बात सुनाई देती है मानो किसी ने उनके कानों में गरम खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। दोनों आंखें फाड़े सामने बैठी रूह को देखने लगते हैं। दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसके माथे को चेक करते हुए बोलते हैं, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आज से पहले तो टन ऐसी बातें कभी नहीं की। तो दोनों को घूरते हुए देखती है और अपनी जगह से उठते हुए बोलती है, मुझे 1 महीने के अंदर शादी करनी है, तो आप लोग किसी को और कहाँ से भी पकड़ कर ला रहे हो मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी करना है जल्दी कीजिए, मुझे उस आदमी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। रूह अपनी बात ख़त्म करके अपने रूम में जाने लगती है कि पीछे से वो दोनों उसे रोकते हुए बोलते हैं, आज फिर उसका कॉल आया था, उसने मिलने के लिए बुलाया है और फिर से उसी सवाल का जवाब मांगा है उसने। रूह उसकी बात सुन के किसी सोच में गुम हो जाती है। वो खुद को मजबूत करते हुए बोलती है, उसे हाँ बोल दीजिए और कल जाने के लिए रेडी रहिएगा। रूह अपने रूम में चली जाती है और निया और अरुण बेचारे अपने छोटे से दिमाग को यूज करने में लग जाते हैं। दोनों को समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसको 1 महीने में ही शादी करनी है।
जो शादी के नाम से ही भागती थी, वो आज शादी के लिए शिव जी को एक से एक नारियल भी चढ़ाने को तैयार है। पर दोनों कुछ भी कर भी नहीं सकते थे। अक्षत ने भी कुछ भी करने से दोनों को ही मना कर दिया था। इसलिए अरुण अपना फ़ोन निकाल के कॉल करता है। सामने वाले की कॉल अटेंड करते ही वो उसके रूह का फैसला भी बता देता है और सामने वाला इंसान खुशी से पागल हो जाता है। अब बस उसे कल का ही इंतज़ार था। अरुण और निया भी डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूह ने डिनर अपने रूम में कर लिया था। निया जैसे ही अपने रूम में आती है, उसे अपने रूम में किसी की प्रेजेंस फील होती है और लाइट्स ऑन करके सामने देखती है तो सामने सिड उसके बेड पे आराम से पड़ा हुआ था। उसको देख के निया की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतने दिन तक तुम्हें याद नहीं आई मेरी कि मैं जिंदा भी हूँ, या मेरी टिकट ही कट चुकी है ऊपर की? और क्या यहाँ पर आप भुजिया तलने आए हो? निकलो अभी के अभी मेरे रूम से, या फिर दोनों भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि कौन किसको ज़्यादा परेशान करेगा? सेठ जो इतनी आराम से उसकी बातों को सुन रहा था, अब पेशेंस तो उसने होंगे नहीं, जाहिर सी बात है अपने बाप पे गया है। वो निया की कमर पकड़ के उसे खुद पे चिपका लेता है। निया खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर उसके सीने से जा गिरती है। सिड उसके साथ लेकर लेट जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। सिड की हरकत से निया की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। उसकी बॉडी सिड की भारी भरकम बॉडी के नीचे दब के एक ही सुर पर गा रही थी, ओ अनारकली, कौन है ये मुगले आजम? सब कुछ तोड़ दिया है, हटाओ इसको, नहीं तो कुछ ही देर में तुम भी इसकी तरह कब्र में पड़ी मिलोगी। निया उसको धक्का मारते हुए बोलती है, हटो हाथी के बच्चे, मेरे ऊपर से कितने भारी हो तुम? मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने का इरादा है क्या तुम्हारा? खुद के लिए हाथी का बच्चा सुन के सिड की आंखें तो एकदम छोटी हो जाती हैं और वो निया के बालों को अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसे खुद के करीब कर लेकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथी बोलने की? एक तो पाइप चढ़ के अपनी हिटलर भाभी और तुम्हारे जल्लाद बहन से बच के मैं तुमसे मिलने आया, और तुम मुझे प्यार करने के बजाय मुझे यहाँ से निकालने पे तुली हुई हो। उसकी बात सुन के निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसको मारते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत जल्दी याद नहीं आ गई मेरी? इन 2 सालों में मर गई थी क्या मैं, या फिर गजनी के अमीर खान बन गए थे? सिड उसकी बात सुन के शांत हो जाता है। अब बेचारा क्या ही बोलता कि अगर उसके भाई को उसकी वाली नहीं मिली तो वो अपनी लाइफ में कैसे ही आगे बढ़ सकता था। वो अपने माथे को निया के माथे से जोड़ लेता है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस ही करते रहते हैं। निया की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे से सिसक रही थी। सिड थोड़ा सा उठ के उसके आंसुओं को साफ करता है और फिर उसके माथे पे एक सॉफ्ट सा किस करता है और फिर बारी बारी से उसके दोनों गालों और आँखों को अपने होठों से छू लेता है। निया भी उसकी बाहों की गर्माहट पाकर शांत हो जाती है। सिड एक बार फिर पलट जाता है और उसे अपने ऊपर लेके उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी बहन को दर्द में देख के खुद खुश रह पाती? निया कोई जवाब नहीं देती क्योंकि सच दोनों ही जानते थे। सिड आगे बोलता है,
मैं भी मेरे छोटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। पिछले 2 सालों से उसको तड़पते देखा है तो खुद की लाइफ में कैसे ही आगे बढ़ सकता था। आज दोनों एक दूसरे के पास होके खुश थे, दोनों को ही सुकून था। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते करते सिड को निया की सांसें भारी सुनाई पड़ती हैं। वो सो चुकी थी। सिड उसको मुस्कुराते हुए देखता है और फिर खुद भी उसकी बाहों में भर के सो जाता है। वहीं रूह के रूम का टेम्परेचर काफ़ी हाई था। हो भी क्यों ना, दो दो ज्वालामुखी उसके रूम में थे। अर्नव आराम से कृष्ण कन्हैया बन के उसके बेड पे आराम फरमा रहा था और उसकी राधा रुक्मणी उसको सरदार गब्बर की तरह घूर रही थी। लेकिन उसके घूरने से अर्नव को कहाँ कोई भी फर्क पड़ने वाला था। रोज को लास्ट टाइम वार्न करते हुए बोलती है, तुम इज्जत के साथ यहाँ से जाओगे या फिर मार खा के। अर्नव बिना उसको कोई जवाब दिए उसको पकड़ के बेड पे खींच लेता है और उसके पलट के उसके ऊपर आ जाता है। वो रूह को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही उसको किस करने लगता है। अर्नव काफ़ी फैशन से उसको बस किसी कर रहा था, मानो जन्म का ही प्यासा हो। रूह उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उस पहाड़ जैसे इंसान को हिला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बेचारी उसके नीचे दबे हुए उसके रुकने का इंतज़ार करने लगती है। वो अर्नव को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अर्नव उसके होंठों पे काट लेता है तो रूह के होंठ खुल जाते हैं, लेकिन रेस तब भी नहीं रुकती। लड़की है जिद्दी। अर्नव उससे दूर होकर उसको मुंह खोलने को बोलता है, लेकिन रूह और भी कस के मुंह को बंद कर लेती है। अर्नव एक डेविल स्माइल करता है और फिर से उसको लिप किस करने लगता है। अर्नव धीरे धीरे उसके हाथ उसके कुर्ते के अंदर ले जाने लगता है और रूह की सांसें अटक जाती हैं। उसके ठंड हाथों को अपने गर्म पेट पे महसूस करके रूह का दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब बाहर आने को हो जाते हैं। उसका मुंह खुल जाता है और मौका देखते ही उसके मुंह पे अपनी जीभ डाल के उसके मुंह का टेस्ट लेने लगता है। अर्नव तो उसके मुंह का पूरा टेस्ट ही बदल देता है। रूह तो पूरी आदमखोर बनी हुई थी उसकी हरकतों से, लेकिन बेचारी कुछ भी तो नहीं कर पाती और उसको उसकी मनमानी को करने देती है। कुछ ही देर में दोनों की ही सांसें उखड़ने लगती हैं तो अर्नव उसे छोड़ देता है। दोनों की लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। रोज को कुछ कहने को होती है कि अर्नव उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। मैं थक गया हूँ और तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी थकाऊं, तो चुपचाप से सो जाओ। अर्नव की बात सुन के रूह पूरी तरह से लाल हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह अर्नव रूह के उठने से पहले ही जा चुका था। रोज को ना देख के एक चैन की सांस लेती है और बाथरूम में चली जाती है। उसकी लाइफ का आज बहुत ही बड़ा दिन था। उसने हाँ तो बोल दी थी, लेकिन खुद को भी प्रिपेयर करना था।